Hello friends, welcome back to my channel Scholar Classes. So today we'll discuss part 4 of the history lesson Nationalism in India. So in today's video we'll cover important points on the limitations of civil disobedience movement जो last time में cover नहीं कर पाया था because of unavailability of time. Then today we'll cover another subtopic that is sense of collective belonging, and finally we'll complete the map work. और मैप वॉक के लिए पर्सनली आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन मैप वर्क स्पेशली फ्रॉम हिस्ट्री पोर्शन जो मैंने सेपरेटली बनाया है और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो प्लीज़ गो एंड वॉच बिकॉज फ्रॉम हिस्ट्री स्पेशली 2 to 3 मार्क्स मेनली कम फ्रॉम हिस्ट्री फ्रॉम दिस चैप्टर. बाकी कहीं से भी पूछा नहीं जाएगा, ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर CBSE board will ask you question for map work. Okay, so without any delay let's get started. And yes, I forgot to say something, that is last video me I had asked you one question regarding the round table conference. Okay, and regarding Belgaum session and all. Okay, regarding महात्मा गांधी कब इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे. तो I want to congratulate Prince for giving the correct answer. Okay, so in future also I hope many of the students will give answers like that positively. Okay, so let's start with the first topic for the day, that is limitations of civil disobedience movement. So as I told you कि जैसा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स का सपोर्ट मिला था, ओके, सपोर्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी बहुत सारे ग्रुप्स ने सपोर्ट किया था, सोशल ग्रुप्स ने सपोर्ट किया था, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आपके वर्कर्स हो, फार्मर्स हो, रिच फार्मर्स हो. ओके, पर कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था उनको वो पसंद नहीं आ रहा था. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजंस था. ओके, तो इसीलिए ऐसा ही एक ग्रुप था जिनको हम अनटचेबल्स के नाम से जानते हैं. ओके, उनको अनटचेबल्स कहा जाता है इंडिया में. उनका जो सिनोनिम है, उनको दलित्स भी कहा जाता है, ऑप्रेस्ड भी कहा जाता है. तो आप सबको पता है कि दलित्स को इंडिया में बहुत सदियों से ही उनको टॉर्चर करके रखा गया था. ना तो उनको टेम्पल में एंट्री करने का परमिशन था, उनको वेल से पानी निकालने का परमिशन भी नहीं था, मंदिर में जाने का अनुमति नहीं था, इधर उधर घूमने का परमिशन नहीं था. ओके, इनको एकदम टॉर्चर किया जाता था. ओके, हाई कास्ट हिंदूज जो थे उनको बहुत टॉर्चर करते थे. और इतना ही नहीं, जो कांग्रेस था उस समय में, कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी था उस समय में, बहुत ही लंबे समय तक दलित्स के डिमांड को उन्होंने पूरा नहीं किया. अब उनके डिमांड्स क्या था वो तो आप बता ही सकते हो मुझे, राइट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि दलित्स का डिमांड क्या था. ओके, और इतना ही नहीं, कांग्रेस को उस समय में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था? हाई कास्ट हिंदूज से मिल रहा था. कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज से उनको सपोर्ट मिल रहा था, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मोरली हो, चाहे वो फिजिकल सपोर्ट हो. तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था और कांग्रेस कभी भी ना चाहते हुए भी, ओके, दलित के जितने भी डिमांड्स थे उनको पूरा वो नहीं कर सके बिकॉज उनको सबसे ज़्यादा डर किससे था? कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू से था. इसीलिए महात्मा गांधी उस समय में, ओके, महात्मा गांधी ने उस समय में दलित के राइट को पूरा करने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया, राइट? उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया. सत्याग्रह क्या है ये तो आपको पता ही होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सत्याग्रह क्या है, राइट? थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा. तो महात्मा गांधी का दलित को राइट अधिकार देने में उनका बहुत ज़्यादा अहम भूमिका था. तो उन्होंने क्या किया, अनटचेबल्स को वो दलित्स नहीं बुलाते थे, अनटचेबल्स को वो क्या बुलाते थे? हरिजन. ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. हरिजन का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हरि मतलब भगवान, जन मतलब चिल्ड्रेन. ओके, तो उन्होंने हरिजन्स को राइट दिलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया. तो ये सत्याग्रह मूवमेंट स्पेशली किसके लिए था? ताकि उनको टेम्पल्स में एंट्री मिल सके. ओके, जितने भी पब्लिक के लिए जितने भी वेल्स है, टैंक्स है, रोड है, स्कूल्स है, इनमें भी उनको उस जगह का पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी यूज़ करने का उनको परमिशन मिले. ओके, स्कूल्स में भी उनके बच्चे जाकर पढ़ सके. तो ये सब के लिए महात्मा गांधी ने दलित्स के लिए या तो हरिजन्स के लिए उन्होंने क्या किया? आवाज़ उठाया. और इसके लिए उन्होंने खुद से ही एग्जाम्पल सेट किया. वो अपना टॉयलेट्स वगैरह खुद साफ़ करते थे. ओके, क्योंकि उस समय में हमारे
इंडियन सोसाइटी में सबका काम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ओके, शूद्रस और वैश्यस जो पिछले हुए जाति है वो उनका अपना ही काम होता था, ये नाला वगैरह साफ़ करना, ओके, गटर वगैरह साफ़ करना का काम उन लोग का होता था। तो उस समय में जो स्वीपर होता था उनको भंगी बुलाया जाता था। ओके, और इनका काम था टॉयलेट वगैरह साफ़ करना। ओके, और ये स्पेशली दलित ग्रुप से बिलोंग करते थे। पर महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम में खुद से टॉयलेट साफ़ करते थे, क्योंकि उनको एग्जाम्पल सेट करना था। ओके, कोई काम छोटा नहीं होता है, यही एग्जाम्पल उनको सेट करना था। और उनका इससे ये भी मैसेज था कि चाहे आप हाई कास्ट में बिलोंग करते हो या लो कास्ट में बिलोंग करते हो, खुद का काम खुद ही करना चाहिए और दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क के बारे में भी उन्होंने बात किया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो अपर कास्ट हिंदूज जो थे उनको उन्होंने फोर्स किया। ओके, परसुएट का मतलब है फोर्स किया, परसुएट का मतलब फोर्स करना। अपर कास्ट हिंदूज को उन्होंने फोर्स किया कि अपने दिमाग, अपने मानसिक संतुलन को ना खोना। और इतना नहीं कि अपने जो दलित्स के लिए जो उनका घृणा था उसको चेंज करने के लिए उन्होंने बोला। ओके, बिकॉज ऑल ऑफ अस एट द एंड ऑफ द डे वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स। तो जो वो पाप काम कर रहे थे, ओके, जो वो अनवांटेड काम कर रहे थे दलित के अगेंस्ट में, उसे उन्होंने बदलने का महात्मा गांधी ने आग्रह किया। ओके, इन अदर वर्ड्स ही आस्क्ड द अपर कास्ट हिंदूज टू चेंज देयर माइंड। ओके, अपने माइंड सेट को चेंज करने के लिए बोला। ओके, और उन्होंने ये भी बोला कि वी शुड नॉट डोमिनेट द अनटचेबल्स और हरिजन्स। पर इससे इतने से दलित का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं था। एक साइड में अगर आप देखो, महात्मा गांधी ने हरिजन्स कहकर बहुत सारे दलित को अपने साथ उन्होंने यूनाइट कर लिया था, अपने साथ अपने मेंबरशिप जैसा ही कुछ दे दिया था। दूसरे तरीके में उसी समय पे दूसरा ग्रुप भी था, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, जिसके लीडर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में तो आपको ज़्यादा जानकारी होगा, वो खुद भी एक दलित थे। वो कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे उनको कैसा सॉल्यूशन चाहिए था? पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए था। ओके, उनको पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए था। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हमें सिर्फ बातों से नहीं, हमें काम करके आप लोग को हमें हमारा अधिकार देना पड़ेगा। इसीलिए उन लोग ने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए बहुत सारे लीडर्स को पॉलिटिकल सॉल्यूशन के बारे में बताया, उन्होंने डिमांड किया। उनको कुछ डिमांड्स थे, उनमें से एक डिमांड था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, नंबर 2 डिमांड था उनका सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है जैसे 1906 में एक पॉलिटिकल पार्टी बना था जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। ओके, और ये मुस्लिम लीग बनने के पीछे भी बहुत ज़्यादा रीजंस था। लॉर्ड कर्जन ने बोल दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को वीक बनाना है, मूवमेंट को एकदम वीक बनाना है, कमज़ोर बनाना है। इसीलिए मुस्लिम्स को उन्होंने सपोर्ट किया। और उसके 3 साल बाद मुस्लिम्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के हिसाब से उनको इलेक्शंस लड़ने का मौका भी मिला। मतलब उनको अपने ही कम्युनिटी के लोगों के लिए इलेक्शंस लड़ने का मौका मिला, ताकि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रहकर अपने समुदाय के लोगों के लिए क्या कर सके, काम कर सके। और इसी तरीके से हमारे दलित्स का भी क्या डिमांड था कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। ओके, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट में सिर्फ किसको चूज़ किया जाएगा? दलित मेंबर्स को चूज़ किया जाएगा। कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पे। ओके, तो ये भी उनका डिमांड था। और नेक्स्ट डिमांड जो था उनका वो ये था कि जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही एक लास्ट फाइनल सॉल्यूशन है उनके सब प्रॉब्लम्स का। अगर पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिल जाता है तो दलित्स भी बाकी अन्य जाति की लोगों की तरह वो भी सोसाइटी में एकदम रेस्पेक्ट के साथ जी सकेंगे। ओके, तो उनका ये सब डिमांड्स था। तो इतने में क्या होता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम सबको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो उस समय में देखिए महात्मा गांधी भी गए थे। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन का प्रस्ताव स्वीकार किया था। और उसी समय में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी लंदन पहुंच गए थे। ओके, तो लंदन पहुंचने के बाद दोनों क्या हुआ कि महात्मा गांधी और हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो डिप्रेस क्लास सोसाइटी के जो लीडर थे, और उनके बीच में झड़प हो गया। ओके, तो क्या हुआ आगे हम देखते। तो
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1930 में एक ग्रुप बनाया था, एक संस्था बनाया था किसके लिए, दलित्स के लिए। उनका उसका नाम क्या था, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। किसके लिए था, मेनली फॉर दलित्स के लिए था। ओके, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मौका मिला अपने कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहाँ पे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, जो कहाँ पे हुआ था आपका, लंदन पे हुआ था। पर इस समय में उनका क्लैश हो गया, उनका झगड़ा हो गया किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी कभी भी नहीं चाहते थे कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में जितने भी दलित्स थे जो किसके अंडर में थे, अंबेडकर के अंडर में थे, उनको सेपरेट इलेक्टोरल मिलने के लिए महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाया। आई मीन टू से कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्पेशली किसके लिए गए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए गए थे, दलित के लिए स्पेशल इलेक्शंस। ओके, दलित के लिए सीट्स इलेक्शंस में। पर महात्मा गांधी ये कभी भी नहीं चाहते थे। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी का ये कहना था, अगर हम लोग एकजुट होकर अपने मूवमेंट में फाइट नहीं करेंगे तो हमारा मूवमेंट एकदम कमज़ोर पड़ जाएगा। दलित का अपना ही डिमांड होगा, हाई कास्ट का अपना ही डिमांड होगा, मुस्लिम्स का अपना ही डिमांड होगा। ओके, तो महात्मा गांधी भिड़ गए हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ओके, तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कुछ अनबन है, तो उन्होंने जल्दी इमीडिएटली क्या फैसला किया, हम बी आर अम्बेडकर को उनका जो डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट का, उसे हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। महात्मा गांधी ने जब ये बात सुनाई दिया उनको ये बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हंगर स्ट्राइक में जाने का बात किया। आप लोग देख सकते हो कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ जब उनका डिमांड पूरा नहीं हुआ तो ये फिर से क्या करने का बात किया, इन्होंने फास्टिंग करने का बात किया। ओके, डेथ ना होने तक। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर ये दलित्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है तो ये मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा, एकदम कमज़ोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसीलिए फाइनली अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में सुलह हो जाता है। ओके, अग्रीमेंट होता है, उसका नाम है पूना पैक्ट। ओके, पूना में हुआ था, इसलिए पैक्ट का मतलब है अग्रीमेंट, तो इसका नाम था पूना पैक्ट। कब हुआ था, सितंबर 1932 में। और इसके हिसाब इस ये पूना पैक्ट में दो तीन बातें सामने आई। वो क्या क्या था देखते हैं, और प्रपोजल देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या प्रपोजल रखा वो देखते हैं। तो जितने भी डिप्रेस क्लासेस थे उनको क्या, किसका टाइटल मिलेगा फ्यूचर में, शेड्यूल कास्ट का टाइटल मिलेगा जो अभी तक है। उनको रिजर्वेशन मिलेगा प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। प्रोविंशियल्स मतलब स्टेट असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मतलब आपका जनरल इलेक्शन में उनको सीट्स मिलना चाहिए। ओके, रिजर्वेशन आरक्षण मिलना चाहिए, उनका ये डिमांड था। पर महात्मा गांधी का क्या डिमांड था, महात्मा गांधी ने उनका सब बात उन्होंने एक्सेप्ट किया। पर महात्मा गांधी का क्या डिमांड था कि महात्मा गांधी ने ये बोला कि आप लोगों कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, हम आपको क्या देंगे, हम लोग आपको रिजर्वेशन देंगे। कहाँ पे, जनरल इलेक्शन में, जो सबके लिए होगा, जो रिच पुअर, ओके, जो विकलांग, सबके लिए, ये जो सबके लिए इलेक्शन होगा उसमें हम आपको सीट्स देंगे, रिजर्वेशन देंगे। पर आप लोग कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो दलित महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था ये एकदम क्या हो जाएगा, आपका कमज़ोर हो जाएगा। ओके, अब जो तीसरा पॉइंट जो था वो था आपका रिस्पॉन्स ऑफ सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत सारे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर वो लोग सहमत नहीं थे। जितना उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने सपोर्ट किया था, ओके, 1920 में उन्होंने सपोर्ट किया था, क्योंकि उनका खुद का भी एक डिमांड था, खुद का भी उनका मुद्दा था। जलियांवाला बाग से लेकर अगर आप बात करो, ये आपका खिलाफत इशू बात, ये मूवमेंट वगैरह बात हो, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया था, राइट। पर अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ओके, ये इससे वो लोग खुश नहीं थे। और उनका ये भी मानना था कि अगर इंडिया को आज़ादी मिल भी जाता है, इंडिया का स्वराज मिल भी जाता है, तो इंडिया में मेजोरिटी लोग तो कौन है, हिंदू से। आज़ादी मिलने के बाद में सब सीट्स, चाहे वो इलेक्शन में सीट हो, जॉब्स हो, फैसिलिटीज़ हो, वो किसको मिलेगा, हिंदूज़ को मिलेगा, और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उनका ऐसा कुछ मानना था। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फेलियर के बाद, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों फेल हुआ तो हम सबको पता है, राइट। उसके फेलियर के बाद क्या हुआ कि जितने भी मुस्लिम्स थे
लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स जो थे उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से एकदम दूर कर दिया, कांग्रेस से एकदम अपने आप को दूर कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदूज़ के बारे में बात करता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स जितने भी थे, जैसे हिंदू महासभा नाम का जो ग्रुप था, सिर्फ उसके बारे में वो लोग सपोर्ट करते थे। और जो माइनॉरिटीज़ में थे, स्पेशली मुस्लिम्स जो थे, उनके बारे में कांग्रेस ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। ऐसा मानना किसका था? मुस्लिम्स का मानना था। और इसी के कारण से देश भर में दंगे फसाद स्टार्ट हो गया आपका हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। ओके, और बहुत सारे लोग मारे भी गए इसमें। और इतना ही नहीं, जितने भी झगड़े वगैरह होता था, जितने भी राइट्स वगैरह होता था, उन सब में कौन मरते थे? आपके लोग मरते थे। और वो किससे बिलोंग करते थे? या तो वो हिंदूज होते थे या तो वो मुस्लिम्स होते थे। ओके, बहुत सारा दंगा फसाद होता था दोनों ग्रुप के बीच में। इसीलिए मुस्लिम्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उतना अच्छी तरीके से इन लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आप देख ही सकते हो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हमेशा से ही झगड़ा अनबन वगैरह होते रहता था। पर एक टाइम ऐसा भी था 1927 में कि दोनों ग्रुप आपस में अलायंस फॉर्म करने में वो लोग रेडी भी हो गए थे। ओके, गठबंधन फॉर्म करने में वो लोग रेडी भी हो गए थे। पर दोनों ग्रुप का कुछ कुछ डिमांड्स था। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपना ही डिमांड्स था और मुस्लिम लीग का अपना ही डिमांड्स था। जैसे मुस्लिम लीग उस समय में किसके लीडरशिप के अंडर में था? आपका मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी है, राइट। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्टली बोल दिया कि हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट जो था मुस्लिम्स को जो दिया गया था, उसे हम लोग रिजेक्ट करने के लिए तैयार भी है। ओके, पर हमारे कुछ शर्त थे। उनका शर्त क्या था? कि हमें अश्योरेंस चाहिए, हमें मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर्स है उनको अश्योरेंस मिलना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। जब जितने बार तक इलेक्शंस होगा, जब इलेक्शंस होगा देश में, हमें उसमें क्या चाहिए? रिजर्वेशन चाहिए। ओके, हमें उसमें आरक्षण चाहिए। इतना ही नहीं, जिस एरिया पे इंडिया के जिस एरिया पे स्पेशली बंगाल और पंजाब में जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उधर उस जगह पे हमें रूल करने का हमें क्या करना पड़ेगा? चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए। ओके, कि इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। तो नेगोशिएशंस दोनों ग्रुप के बीच में होता ही रहता था। पर क्या हुआ एक बार 1928 में, ओके 1928 में जब दोनों ग्रुप के ऑल पार्टीज़ का कॉन्फ्रेंस हुआ। ओके, जब 1928 में ऑल पार्टीज़ का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स आए थे उसमें। इन ऑल पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्रेंस हुआ था 1928 में। तो उस समय में हिंदू महासभा के जो एक मेंबर थे, M.R. जयकर नाम के एक लीडर थे, उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, जहाँ पे मुस्लिम्स डोमिनेटेड एरिया है, उसमें हम मुस्लिम लीग को कमांड करने के लिए हम लोग उस एरिया को दाव पे नहीं लगा सकते। जब ऐसा बात सामने आया तो मुस्लिम लीग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में राजी हो चुका था, दोनों के बीच में फिर से क्या हो गया? फ्रैक्शन स्टार्ट हो चुका था। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंसेस फिर से स्टार्ट हो चुका था। तो फिर से दंगे फसाद वगैरह स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए जब सॉल्ट मार्च के बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जब फॉर्मेशन हुआ महात्मा गांधी द्वारा, इसीलिए बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग ने इसे सपोर्ट नहीं किया। उनका ये मानना था कि हम हमेशा से ही माइनॉरिटीज़ में रहेंगे, और जब इंडिया आज़ाद होगा तो सब रिस्पेक्ट, सब जॉब्स, जितने भी रिजर्वेशन है वो सब किसको मिलेगा? हिंदूज़ को मिलेगा, और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दोनों ग्रुप के बीच में जो अनबन जो था, डिस्ट्रस्ट जो था, ओके, ट्रस्ट इश्यूज दोनों ग्रुप के बीच में बहुत ज़्यादा था। ओके, इसलिए मुस्लिम लीग ने या तो मुस्लिम पॉपुलेशन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो प्रोग्राम था इसमें उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था। Yes, now let's talk about the last topic for the day, that is the sense of collective belonging for the growth of nationalism in India. Okay, तो नेशनलिज्म का मीनिंग तो आप सबको पता ही है। ओके, व्हेन वी हैव अ रिस्पेक्ट फॉर ओन कंट्री, प्राइड फॉर ओन कंट्री, जब आप अपने देश के लिए बलिदान भी देने के लिए तैयार हो तो उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। पर ये नेशनलिज्म, ओके, देश को यूनाइट करने में और देश में नेशनलिज्म का भावना लाने में कौन कौन से फैक्टर ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। सो फैक्टर नंबर 1 है आपका एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। ओके, तो हमारा देश को जब आज़ादी मिला था 1947 में, तो इट वॉज नॉट ईजी। ओके, इट वॉज नॉट ईजी लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी। बहुत ज़्यादा लोग मरे,
ओके, बहुत सारे मुस्लिम्स लोग मरे, बहुत सारे हिंदूज मरे, ओके, बहुत सारे तनाव हो गया था दोनों ग्रुप्स के बीच में, ब्रिटिश के साथ में हम लोग का क्लैशेस हो गया था. सो इट वाज नॉट इजी, ओके, इट वाज नॉट इजी टू free our country from the colonial rulers as well as from the Muslim people, okay, at that time. तो बहुत सारे लीडर्स का ये मानना था कि पहले भी हम लोग यूनाइटेडली, पहले भी हम लोग यूनिटी के साथ बहुत सारे गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े हैं, राइट. पहले भी हम लोग यूनाइट होके बहुत सारे रूलर्स के खिलाफ लड़े हैं. तो उनका ये मानना था अगर हम लोग सब यूनाइट होके, एकजुट होके, ओके, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे, ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे, कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे, तो एक दिन हमारा जो डिमांड है वो पूरा होकर ही रहेगा. पर इसमें हमें क्या चाहिए? यूनिटी, सबका एकता चाहिए इसमें. तो दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, ओके. तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ने इफेक्टिव रोल प्ले किया, जैसा आपका हिस्ट्री, ओके. हिस्ट्री ने, जैसा हमारे देश का हिस्ट्री क्या कहता है कि वी वर नेवर रूल्ड बाय एनी कॉलोनियल रूलर्स बिफोर, ओके. ये तो 1600 शताब्दी में जब फॉरेनर्स, यूरोपियंस स्टार्ट आए थे हमारे देश में व्यापार के लिए, तो वो लोग लालची होकर हमारे देश को उन्होंने लूटना स्टार्ट किया था, राइट. तो हिस्ट्री क्या कहता है ये आप सबको पता है, राइट. फोकलोर एंड सॉन्ग्स, फोकलोर और सॉन्ग्स मतलब जो नेशनलिज्म का जो भावना है लोगों में बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोक संगीत, लोक गीत, ओके, लोक नृत्य में दर्शाया जाता था और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को एंगेज किया जाता था. और वो लोग उस चीज़ को देखने के बाद उनके मन में क्या पैदा होता था कि हमें एकजुट होकर अपने कॉमन एनिमी के साथ क्या करना है? लड़ना है, राइट. उस समय में जो प्रिंटिंग वगैरह जो आया था उस समय में, इसने भी नेशनलिज्म का भावना स्प्रेड करने में मदद किया. प्रिंट टेक्नोलॉजी ने, ओके, क्योंकि देखिए जो बुक्स वगैरह जो होता था उस समय में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे. बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण से उनको से वो सब सिर्फ हियरिंग पब्लिक थे, ओके, वो रीडिंग पब्लिक नहीं था. तो जितने भी पढ़े लिखे जो एलिट ग्रुप थे, ओके, उनका जो नॉलेज था वो अपने नॉलेज को अपने साथ सीमित नहीं रखते थे. प्रिंट के कारण से, ओके, बुक, उनका जो ओपिनियन वगैरह जो होता था बुक्स में छपने लगा. बुक्स में छपने के बाद जो पढ़े लिखे जो लोग होते थे, ओके, वो अपने आइडियाज़ को बहुत सारे लोगों के साथ क्या करते थे? शेयर करते थे, चाहे वो बुक्स में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स में हो, ओके. और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों को अपने अधिकार के बारे में, अपने मौलिक अधिकार के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लोगों को पता चला. उनका ये मानना था अगर फ्रांस में मोनार्की को हटा के कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा सकता है, ओके, रिपब्लिक लाया जा सकता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं किया जा सकता है? तो प्रिंट ने भी बहुत मदद किया, सिम्बल्स ने मदद किया उस समय में, ओके. तो फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने एलिगरीज के बारे में पता. डू यू रिमेंबर एलिगरीज? जर्मनिया, राइट. मरियान के बारे में पढ़ा था फ्रांस में, ओके. नेशन को एक रूप देने का बात हुआ था, एक फीमेल फिगर का आकार, शेप देने का बात हुआ था, बिकॉज लोगों के मन में रेस्पेक्ट का भावना जगे, नेशनलिज्म का भावना जगे. इसलिए फ्रांस का जो एलिगरी था वो था आपका मरियान, राइट. जर्मनी का एलिगरी क्या बनाया गया? जर्मनिया बनाया गया, ताकि लोगों को मन में नेशनलिज्म, देश के प्रति भक्ति बढ़े. इसी तरीके से 20th सेंचुरी के टाइम में, 20th सेंचुरी में इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ, ओके. इंडिया में भी क्या हुआ कि हमारे देश को पहचान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था उस समय में, ताकि लोगों के मन में क्या आ सके? यूनिटी आ सके, नेशनलिज्म का भावना और भी जगे. इसलिए देश को एक फीमेल एलिगरी के फॉर्म में रखना बहुत ही ज़रूरी था. तो ये वही समय था 1870s में, ओके. 1870s का टाइम में क्या हुआ था कि बहुत पहले 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने नेशनल सॉन्ग, उस समय का जो नेशनल सॉन्ग था वंदे मातरम, उन्होंने इसे कंपोज किया था. और लेटर 1882 में उन्होंने अपने जो नोवेल था आनंदमठ, उसमें इसको ये जो गाना था नेशनल सॉन्ग, उसमें इनको शामिल भी किया गया था वंदे मातरम को, ओके. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस समय में जो फेमस पेंटर थे अविंद्रनाथ टैगोर, ओके, अविंद्रनाथ टैगोर, नॉट रविंद्रनाथ टैगोर, ओके. अविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? उन्होंने अपना फेमस इमेज बनाया, किसका? भारत माता का इमेज बनाया, ओके. तो आप लोग ने भारत माता का इमेज तो देखा ही होगा, सभी जगह में भारत माता का इमेज देखा ही होगा, राइट. तो भारत माता का इमेज बनाने के पीछे राज क्या था? ताकि लोगों के मन में जब भी भारत माता का स्टैचू लोग देखे, लोगों के मन में क्या जागरूक हो सके? नेशनलिज्म, ओके, ब्रदरहुड, यूनिटी का भावना ज़्यादा जग सके.
तो इस तरीके से देश के प्रति एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का भावना जगाना बहुत ही ज़रूरी था, और बहुत सारे लीडर्स ने, आर्टिस्ट ने उसे क्या किया, उसे बनाया भी। तो हमारे देश में जितना नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ते चला गया, तो हमारे देश में जो नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे, उनका ये मानना था कि हमें और भी ये सिंबल्स को प्रचलित करना है, फेमस बनाना है, ताकि और भी लोग इससे इंस्पायर हो सके और उनके मन में नेशनलिज्म का भावना और भी बढ़ सके। तो स्वदेशी मूवमेंट जब हो रहा था बंगाल में, तो लीडर्स ने ट्राई कलर फ्लैग का घोषणा किया। रेड, ग्रीन और येलो कलर से बना हुआ फ्लैग आप देख सकते थे में ऊपर में। अगर आप देखो तो इधर पे 8 लोटस है। ये लोटस का मतलब था कि ब्रिटिश रूल में इंडिया में उस समय में कितने राज्य थे, 8 स्टेट्स थे। और नीचे आप देख सकते हो क्रिश्चियन मून देख सकते हो, इसका मतलब क्या था आपका, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और 1921 का समय आते आते महात्मा गांधी ने फ्लैग, स्वराज फ्लैग डिज़ाइन कर चुके थे, आप देख सकते हो पिक्चर में, राइट। पर इसमें क्या था आपका, इसमें चरखा, आप सेंटर में आप चरखा देख सकते हो, रेड, ग्रीन और वाइट कलर से बना था। सेंटर में आप चरखा देख सकते हो, जिसका मतलब था आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। तो ये सब सिम्बल्स और आइकन्स जो था उस समय में, ये नेशनलिज्म का क्या बना, पहचान बना, या तो एकदम फाइटिंग स्पिरिट बना देश के लोगों के लिए। जो नेक्स्ट फैक्टर था जिसके कारण से नेशनलिज्म का भावना और भी जगाया जा सकता है लोगों के बीच में, वो था आपका री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में फिर से लोगों को बताना। तो ब्रिटिश ने, कॉलोनियल रूलर्स ने इंडिया में रूल कर पाए इसलिए क्योंकि इंडिया उस समय डेवलप नहीं था। इंडिया को वो लोग प्रिमिटिव देखते थे, एकदम बैकवर्ड कंट्री की तरह देखते थे और प्लेस ऑफ मिस्टेक्स की तरह देखते थे। पर बहुत सारे लीडर्स 19th सेंचुरी का ख़त्म होते होते बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया कि उन लोग ने हमारी जो जितने भी जनता थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अनपढ़ लोग भी थे, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री का पेजेस पलटने के लिए फिर से बोल दिया। आप लोग देखो कि हमारे देश का अचीवमेंट क्या क्या है, गुप्ता के एज में अचीवमेंट क्या है, नंदर्स के एज में अचीवमेंट क्या है, अशोका के टाइम में अचीवमेंट क्या है। बहुत सारे इंडिया इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नालंदा में बना था, बिहार में बना था, उसके बारे में सोचिए। तो हिस्ट्री ने भी क्या किया, लोगों के मन में नेशनलिज्म का भावना क्रिएट करने में क्या किया, मदद किया। इतना ही नहीं, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। अगर आप देखो साइंस के मामले में, मैथमेटिक्स के मामले में, रिलीजन के मामले में, बहुत सारे रिलीजन्स का जन्म इंडिया पे हुआ था। बुद्धिज़्म का ही नाम देख लो आप लोग। कल्चर, लॉ, फिलोसॉफी, ये सब बातें कहाँ पे शुरुआत हुआ था, फर्स्ट इंडिया में शुरुआत हुआ था। ये तो ब्रिटिश आ गए थे, बहुत सारे रूलर्स आए थे इंडिया में दूसरे देश से, जिन्होंने हमारे देश का संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन को क्या कर दिया, तोड़ दिया था। तो पर ये क्या था, ये जितने भी एफ़र्ट्स लोगों को यूनाइट करने के लिए, जितने भी एफ़र्ट्स को कायम किया जा रहा था, ये प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ रहता था हमेशा से। क्यों? बिकॉज उस समय में जितने भी हिंदूज वगैरह जो थे, वो अपने लोगों में यूनिटी लाने के लिए वो अपने ही धर्म से क्या करते थे, प्रचार करते थे। कभी कभी अपने भगवान का फ़ोटो वगैरह दिखा देते थे। इतना ही नहीं, भारत माता को वो लोग एकदम हिंदू राष्ट्र की तरफ से दिखा देते थे। इसी के कारण से बहुत सारे जो दूसरे जाति के जो लोग होते थे, स्पेशली आपके जो ये मुस्लिम्स जो थे स्पेशली, वो कभी कभी सोचते थे कि ये हमारे लिए बना नहीं, ये सिर्फ हिंदूज़ के बारे में बात करता है और हमारे बारे में ये कुछ भी बात नहीं करता है। तो इसी के कारण से नेशनल यूनिटी को डिस्टर्ब करने में ये फैक्टर्स ने कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किया था। So with this, I end my lecture here for this particular chapter. Very, very important chapter for your examination, from your examination point of view. I hope I was good in dealing with some of the issues. If not, please try to tell me in the comment section below. And if you like my channel, please like, share and subscribe. Thank you.